दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण टॉपिक कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी या मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक। दोस्तों कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक कहा जाता है। उसने कल्पनावादी या यूटोपियन समाजवाद की कड़ी निंदा की, क्योंकि इन कल्पनावादी या स्वप्नदर्शी विचारकों ने समाजवाद की बात तो की, परंतु समाजवाद की स्थापना का कोई ठोस और निश्चित कार्यक्रम या आधार नहीं दिया था। मार्क्स ने इतिहास के गहन अध्ययन के आधार पर उन कारकों और परिस्थितियों का विश्लेषण किया जिसके कारण समाज में असमानता और शोषण का जन्म हुआ। साथ ही उसने इसके समाप्ति के लिए निश्चित कार्यक्रम का विचार दिया। आज की वीडियो में हम इसी के संबंध में पढ़ेंगे कि मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी क्यों माना जाता है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक या प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी। दोस्तों मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रणेता माना जाता है। यद्यपि मार्क्स ने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक है, लेकिन उसने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मार्क्सवाद के संबंध में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रयोग उसके सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था। मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत को सबसे पहले वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। दोस्तों मार्क्स समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करने वाला प्रथम विचारक नहीं था। इसके पहले भी अनेक ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए हैं जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए थे। इनमें मुख्य रूप से सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन तथा विलियम थॉमसन आदि विचारक प्रमुख हैं। मार्क्स समाजवाद का जनक माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, लेकिन मार्क्स के पहले ही समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन हो चुका था और अनेक ऐसे विचारक जैसे साइमन, फोरियर और रॉबर्ट ओवन हो चुके थे जिन्होंने समाजवाद की स्थापना की बात की थी। इन सभी विचारकों जैसे साइमन, फोरियर, ओवेन और थॉमसन आदि ने पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति की कटु आलोचना की थी और एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का विचार दिया था ताकि व्यक्तिगत संघर्ष और अव्यवस्था की समाप्ति हो सके। जो विचारक थे समाजवाद के विचारक या प्रारंभिक समाजवादी विचारक जिन्हें कहा जा सकता है, इन विचारकों ने पूंजीवादी व्यवस्था में जो धन की विषमता और असमानता विद्यमान थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने विचार दिया था कि किस प्रकार से समाजवादी व्यवस्था में इस प्रकार की विषमता को न रखा जाए, यानी पूंजीवादी व्यवस्था से जो समाज में असमानता या धन के वितरण की विषमता आ जाती है उसको समाप्त करने की बात कही गई थी प्रारंभिक समाजवादी विचारकों द्वारा। ये विचारक समाज में आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे। जो भी समाजवादी विचारक थे वो आर्थिक विषमता के स्थान पे धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, लेकिन उन्होंने उन कारणों पर कभी प्रकाश नहीं डाला और न ही ये बताया कि ये विषमता क्यों उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों से क्या संबंध होता है। प्रारंभिक समाजवादी विचारकों ने समाज में आर्थिक विषमता के स्थान पर धन के उचित, समान और न्यायोचित वितरण पर बल तो दिया था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर कोई बल नहीं दिया, न तो इस बात पर कोई चर्चा की कि ये विषमता समाज में क्यों उत्पन्न होती है और उसका कारण क्या है। इन सब बातों पे इन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। इन विचारकों का पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करने का कोई स्पष्ट विचार या योजना नहीं था।
इन विचारकों के द्वारा जो व्यवस्था थी उसके स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करने का कोई स्पष्ट विचार या निर्धारित योजना नहीं थी और न ही उन्होंने किसी कारण या प्रभाव का स्पष्ट विश्लेषण ही किया था। C.L. वेपर के शब्दों में इसे और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वेपर कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की थी, परंतु गुलाब के पौधों के लिए कोई धरती या भूमि नहीं तैयार की थी। जो प्रारंभिक समाजवादी हैं इन्हें हम स्वप्नलोकी या यूटोपियन समाजवादी भी कह सकते हैं। वेपर उनके बारे में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की थी, परंतु गुलाब के पौधों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की थी। इस कारण मार्क्स के पहले के समाजवादियों को स्वप्नलोकी या यूटोपियन या कल्पनावादी समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स के पहले जो भी समाजवादी हैं उनको यूटोपियन या स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स ने उनकी विफलता से शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उन समाजवादियों ने कोई निश्चित कार्यक्रम या कोई निश्चित व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाया और वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। लेकिन मार्क्स ने उनकी विफलता से शिक्षा ग्रहण की और इतिहास के विश्लेषण से अपना विचार रखा कि पुरानी व्यवस्था जो कि शोषण आधारित है, असमानता पर आधारित है, इस समाज का जन्म किस प्रकार से हुआ था और इस व्यवस्था को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है या किस प्रकार ये जो शोषणवादी समाज है या असमानता आधारित समाज है इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। मार्क्स लिखता है कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे, परंतु दार्शनिकों का कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं बल्कि उसे बदलना है। इसी कारण वह प्रारंभिक समाजवादियों जैसे साइमन, फोरियर और ओवन आदि विचारकों की निंदा करता है। मार्क्स अपने दर्शन में स्पष्ट लिखता है कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे, परंतु दार्शनिकों का मुख्य कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं बल्कि उसे बदलना है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है, जिसमें उसने विषमता और असमानता के कारणों को ही नहीं खोजा बल्कि उसके निवारण की योजना भी प्रस्तुत की। और इसी कारण मार्क्स के दर्शन को या मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। यह प्रश्न अगर जो आता है कि मार्क्स के विचारधारा या मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है, जिसमें उसने विषमता और असमानता के कारणों को ही नहीं खोजा बल्कि उसके निवारण की योजना भी प्रस्तुत की। एक विचारक हैं लंकास्टर कहते हैं कि मार्क्सवाद को दो कारणों से वैज्ञानिक समाजवाद कहा जा सकता है। लंकास्टर के अनुसार मार्क्सवाद दो कारणों से वैज्ञानिक समाजवाद है। पहला ये कि यह वास्तविकता पर आधारित है न कि कल्पना पर, और दूसरा ये कि यह पुरानी व्यवस्था को समझने की प्रणाली के रूप में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है और नई व्यवस्था के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। यानी पुरानी व्यवस्था को समझने के लिए इसकी प्रणाली भी वैज्ञानिक है और नई व्यवस्था की स्थापना के लिए भी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। इसलिए मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। मार्क्स का दर्शन इतिहास के व्यापक और गूढ़ अध्ययन पर आधारित है, कोई कल्पनावादी या उड़ी उड़ी बातों पे नहीं। इसका जो इतिहास का दर्शन है ये व्यापक और गूढ़ अध्ययन पर आधारित है और इसे समझने के लिए उसने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया है और उसने माना है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है और आर्थिक शक्तियों के आधार पर ही इतिहास का विकास हुआ है, और इसने इस बात पर अधिक बल दिया है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अपना गहरा प्रभाव डालती हैं। मार्क्स के इतिहास के आधार पर आधुनिक समाज का बहुत ही स्पष्ट और आलोचनात्मक अध्ययन किया। मार्क्स इतिहास के आधार पर अध्ययन करता है कि हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था या पहले हमारा समाज कैसा था और उस समय क्या परिस्थितियां थीं। तो इतिहास के आधार पर वो आधुनिक समाज का बहुत ही स्पष्ट और आलोचनात्मक अध्ययन करता है और पूंजीवाद के दोषों को
वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद के अंत और समानता पर आधारित एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए विधिवत कार्य योजना और प्रक्रिया का निरूपण भी करता है। समाजवाद को उसने भावुकता और कोरी काल्पनिकता से निकालकर वास्तविकता और वैज्ञानिकता का रूप दिया है। अर्थात समाजवाद को मार्क्सवाद ने भावुकता और काल्पनिकता से निकालकर वास्तविकता और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि मार्क्स कोई मौलिक विचारक नहीं था। एक बार मार्क्स के बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि मार्क्स कोई मौलिक विचारक नहीं था, क्योंकि उसके जो भी विचार हैं उससे पहले कोई न कोई दे चुका था। फिर भी यह सत्य है कि उसने अपनी ईंटों को बहुत से स्थानों से एकत्र किया है, किंतु उसका प्रयोग उसने बहुत कुछ अपने नमूने के अनुसार इमारत बनाने के लिए किया है। कुल मिलाकर मार्क्स कोई मौलिक विचारक नहीं था, लेकिन उसने अपने विचारों को कहीं अलग अलग जगहों से एकत्र किया है, लेकिन उसका प्रयोग उसने बहुत हद तक अपने मॉडल का निर्माण करने के लिए अपने अनुसार किया है। इस आधार पे ये कहा जाता है दोस्तों कि मार्क्स का महत्व उसके विचारों की मौलिकता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसने उन्हें मिलाकर किस तरह से एक संपूर्ण व्यवहारिक विचारधारा और समाजवाद को एक क्रांतिकारी दर्शन बना दिया। उसने समाजवाद को एक धर्म, दर्शन, विचार और एक शक्ति बना दिया था। इसी कारण लास्की कहते हैं कि किसी भी पहलू से देखा जाए, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में एक युग है। और C.E.M. जोड एक विचारक हैं, उनके शब्दों में कहा जा सकता है कि मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि उन परिस्थितियों का भी विस्तृत वर्णन किया है जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने देखा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।